दोस्तों, मैं आशीष कुमार गौतम आपका स्वागत करता हूं माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन टाइम में। आज मैं आपको ताम्रपाषाण युग की बस्तियों के बारे में बताने जा रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं। ताम्रपाषाण युग की बस्तियां। धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ। पत्थर और तांबे के उपकरणों का साथ साथ प्रयोग होने के कारण इस संस्कृति को ताम्रपाषाणिक या चाकोलिथिक कहते हैं। ताम्रपाषाण युग के लोग अधिकांशतः पत्थर और तांबे की वस्तुओं का प्रयोग करते थे। भारत में ताम्रपाषाण अवस्था की बस्तियां दक्षिण पूर्वी भारत में पाई गई हैं, जिनमें दक्षिण पूर्वी राजस्थान में आहार और दूसरा गिलुंद प्रमुख हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कायथा और एरण की खुदाई हुई है। सबसे विस्तृत उत्खनन पश्चिमी महाराष्ट्र में हुए हैं, जिसके प्रमुख पुरास्थल हैं अहमदनगर जिले में जारवे, नेवासा और दैमाबाद। पुणे जिले में चंदौली, सोनगांव, इनामगांव, नासिक और अहमदनगर। गोदावरी नदी की शाखा नदी प्रवरा के बाएं तट पर स्थित है। ये सभी पुरास्थल जोरवे संस्कृति के हैं। जोरवे संस्कृति ग्रामीण थी, परंतु दैमाबाद और इनामगांव नगरीकरण के स्तर तक पहुंच गए थे। कई ताम्रपाषाण स्थान इलाहाबाद जिले के विंध्य क्षेत्र में पाए गए हैं। पूर्वी भारत में गंगा तटवर्ती चिरांद के अलावा वर्धमान जिले में पांडुराजार डिबी और पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में महिषदल उल्लेखनीय हैं। बिहार में सेनुआर, सोनपुर और ताराडीह एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडीह और नरहन भी प्रमुख हैं। ठहार का प्राचीन नाम ताम्रवती अर्थात तांबा वाली जगह है। आहार संस्कृति का काल निर्धारण 2100 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच किया गया है तथा गिलुंद उस संस्कृति का स्थानीय केंद्र माना जाता है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र अन्यत्र रहने वाले ताम्रपाषाण युग के लोग पशुपालन और खेती करते थे। वे गाय, भेड़, बकरी, सूअर और भैंस रखते थे तथा हिरण का शिकार करते थे। वे लोग गेहूं और चावल उपजाते थे। इन मुख्य अनाजों के अतिरिक्त वे बाजरे की भी खेती करते थे। वे मसूर, उड़द और मूंग आदि के अलावा कई दलहन फसलें भी पैदा करते थे। ताम्रपाषाण युग के लोग प्रायः पक्की ईंटों से परिचित नहीं थे। इनका इस्तेमाल कभी कभी ही होता था। आहार के लोग पत्थर के बने घरों में रहते थे। अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 200 जोरवे स्थलों में गोदावरी के तट पर स्थित दैमाबाद सबसे बड़ा है। यह लगभग 20 हेक्टेयर में फैला है, जिसमें लगभग 4000 लोग रह सकते हैं। दैमाबाद की ख्याति अधिक संख्या में कांसे की वस्तुओं की उपलब्धि के लिए है। पश्चिमी महाराष्ट्र में आरंभिक स्थल ताम्रपाषाणकालीन थे, जिसमें इनामगांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसमें 100 से भी अधिक घर और कई कब्रें पाई गई हैं। यह बस्ती किलाबंद है तथा खाई से घिरी हुई है। महाराष्ट्र में लोग मृतकों के अस्थियों को कलश में रखकर अपने घर में फर्श के अंदर उत्तर दक्षिण दिशा में गाड़ते थे। मिट्टी की स्त्री मूर्तियों से प्रतीत होता है कि ताम्रपाषाण युग के लोग मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। मालवा और राजस्थान में मिली रूढ़ शैली से बनी मिट्टी की वृषभ आकृतियाँ यह सूचित करती हैं कि वृषभ सांड धार्मिक पंथ का प्रतीक था। कायथा के एक घर में तांबे के 29 कंगन और 2 आदित्य ढंग की कुल्हाड़ियाँ पाई गई हैं। गणेश्वर नामक स्थल विशेष रूप से दर्शनीय है। यह राजस्थान में खेती ताम्रपट्टी के सिक्क झुंझुनू क्षेत्र के तांबे की समृद्ध खानों के निकट पड़ता है। इस क्षेत्र से खुदाई में निकली तांबे की वस्तुएं हैं तीर की नोक, बर्छे की फाल, बस्तियां, सेल्ट, कंगन, छेनी आदि। गणेश्वर हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता था। गणेश्वर के लोग अंशतः कृषि जीवी और मुख्यतः शिकार जीवी थे। गणेश्वर संस्कृति को पाक हड़प्पाई या ताम्रपाषाण संस्कृति कहा जा सकता है, जिसकी भित्ति पर परिपक्व हड़प्पाई संस्कृति खड़ी हुई है। कायथा संस्कृति लगभग 2000 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व हड़प्पा संस्कृति के कनिष्ठ समकालीन है। इसके मृत भांडों में कुछ
पाक हड़प्पाई लक्षण हैं, परंतु साथ ही साथ हड़प्पाई प्रभाव भी दिखाई देता है। नवदा, टोली, एरण और नगदा में पाई गई मालवा संस्कृति 1700 से 1200 ईसा पूर्व हड़प्पा संस्कृति से पृथक मानी जाती है। कई प्रकार की पाक हड़प्पाई ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ सिंध, बलूचिस्तान, राजस्थान आदि प्रदेशों में कृषक समुदायों के प्रसार में प्रेरक हुई हैं तथा इससे हड़प्पा की नगर सभ्यता के उदय के लिए अनुकूल अवसर उत्पन्न हुए। ताम्रपाषाण युग के कुछ कृषक समुदाय सिंध के बाढ़ वाले मैदानों की ओर बढ़े, काशी का तकनीकी ज्ञान प्राप्त किया और नगरों की स्थापना में सफल हुए। भारत के मध्य और पश्चिम भागों में ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ 1200 ईसा पूर्व में या 1000 ईसा पूर्व में आते आते लुप्त हो गईं। केवल जोरवे संस्कृति 700 ईसा पूर्व तक जीवित रही। लगभग 1200 ईसा पूर्व के बाद यह पश्चिमी भारत और पश्चिमी मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाण बस्तियों के लुप्त होने के कारण वर्षा की कमी मानी जाती है। ताम्रपाषाणकालीन स्थल क्रम स्थल राज्य प्राप्त साक्ष्य। नंबर 1, नवदा, टोली, मध्य प्रदेश। इस स्थल का उत्खनन HD सांकलिया द्वारा किया गया। इंदौर के निकट नर्मदा नदी के दक्षिणी तट पर अवस्थित है। यहाँ से चित्रित काले मृत भांड मिले हैं। नंबर 2, ताम्बवती, राजस्थान। काले मृत भांड सफ़ेद रैखिक चित्रों से सजे रहते हैं। नंबर 3, दामाबाद, महाराष्ट्र। गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। तांबे की 4 प्रमुख वस्तुएं। नंबर 1, रथ चलाते हुए मनुष्य। नंबर 2, सांड। नंबर 3, गेंडा। नंबर 4, हाथी। ठोस धातुओं से निर्मित प्राप्त हुई है। कलश समाधान के प्रमाण। कलश घरों के फर्श के नीचे रखने का प्रमाण। नंबर 4, इनाम गांव, महाराष्ट्र। कच्ची मिट्टी के मकान व गोलाकार गड्ढे वाले मकान के साक्ष्य। नंबर 5, नेवासा, महाराष्ट्र। पटसन का प्रथम साक्ष्य व लाल तल पर काली डिजाइन वाले चाक निर्मित बर्तनों के प्रमाण मिले हैं। ताम्र पाषाण अवस्था का महत्व। ये लोग सूक्ष्म पाषाणों और पत्थर के अन्य औजारों के साथ साथ तांबे के भी कुछ औजारों का प्रयोग करते थे। इसमें से अधिकतर लोग तांबे को पिघलाने की कला जानते थे। लगभग सभी ताम्रपाषाण समुदाय के लोग चाक पर बने काले व लाल मृत भांडों का प्रयोग करते थे। चित्रित मृत भांडों का सबसे पहले प्रयोग करने वाली इस समुदाय के लोग हैं, जो खाना पकाने व खाना पीने व सामान रखने के लिए इन मृत भांडों का प्रयोग करते थे। सर्वप्रथम ताम्रपाषाण काल के लोगों ने ही प्रायद्वीपीय भारत में बड़े बड़े गांव बसाए हैं। वे पश्चिम भारत में चावल पैदा करते थे तथा अन्न के साथ साथ मांस मछली भी खाते थे। मध्य प्रदेश में कायथा और एरण तथा पश्चिमी महाराष्ट्र में इनाम गांव की बस्तियां किलाबद्ध हैं। शव की संस्कार विधियां भी भिन्न थीं। महाराष्ट्र में मृतक उत्तर दक्षिण दिशा में रखा जाता था, किंतु दक्षिण भारत में पूर्व पश्चिम दिशा में। पश्चिमी भारत में लगभग संपूर्ण समाधान प्रचलित था, जबकि पूर्वी भारत में आंशिक समाधान प्रचलित था। ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ मूलतः ग्रामीण संस्कृति थी। तांबा सीमित मात्रा में ही उपलब्ध रहा। लोग तांबे में टिन को मिश्रित कर कांसा बनाना नहीं जानते थे, जो तांबे से अधिक मजबूत और उपयोगी होता था। ताम्रपाषाण युग के लोग लिखने की कला नहीं जानते थे और न ही वे नगरों में रहते थे। अधिकांश ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ कालक्रम में सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की हैं। ताम्र निधियाँ और मृत भांड अवस्था। 40 से भी अधिक ताम्र निधियाँ ताम्र उपकरणों के जखीरे प्राप्त हुई हैं, जिनमें अंगूठी, सेल्ट, कुठारी, खड़क, हारपून, सूल, आदमी जैसी मूर्तियाँ आदि वस्तुएं हैं। पूरब में बंगाल और उड़ीसा से लेकर पश्चिम में गुजरात और हरियाणा तक तथा दक्षिण में आंध्र प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक के विशाल भूभाग में बिखरी पाई गई हैं। सबसे बड़ी निधि मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से प्राप्त हुई है, जिसमें 424 तांबे के औजार व हथियार तथा 102 चांदी के पतले पस्तर पतली सीट है। दक्षिण भारत लौह युग। दक्षिण भारत में लोहे का लगभग 1100 ईसा पूर्व के आसपास आरंभ हुआ। समय का यह अनुमान हल्लूर से प्राप्त वस्तुओं के रेडियो कार्बन विश्लेषण के आधार पर लगाया गया है। उत्तरी दक्कन महाराष्ट्र में भी कई ताम्रपाषाण युगीन बस्तियां लौह, हुल्लूर
पायम वाली आदि में भी ऐसी ही स्थिति थी। दक्षिण भारत में लौह युग का प्राचीनतम ऐरण पिक्लिहल तथा हुल्लूर की खुदाई और संभवतः ब्रह्मगिरी के शव दफनाने व गड्ढों के आधार पर निश्चित किया गया है। इन समाधानों के गड्ढों में पहली बार लोहे की वस्तुएं, काले एवं लाल मृदभांड तथा फीके रंग भूरे एवं लाल मृदभांडों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। महापाषाणिक संस्कृतियों का आरंभ लगभग 1000 ईसा पूर्व का माना जा सकता है। महापाषाणिक स्थल दक्षिण भारत के साथ साथ उत्तर भारत व विदर्भ क्षेत्र में भी मिलते हैं, लेकिन जब इतिहास में महापाषाणिक संस्कृति का नाम लेते हैं तो सामान्यतः उसका अर्थ दक्षिण भारत की महापाषाण संस्कृति से होता है। महापाषाण मेगालिथ शब्द अंग्रेजी भाषा के मेगालिथ शब्द का हिंदी रूपांतर है। मेगालिथ शब्द दो शब्दों मेगा व लिथ से मिलकर बना है। मेगा शब्द यूनानी भाषा के मेगास व लिथ शब्द यूनानी भाषा के लिथोस से निकला है। मेगालिथ का तात्पर्य बड़े बड़े प्रस्तर खंडों से बनी कब्रों स्मारक से है। कर्नल मीडोज टेलर ने 1851 ईसा पूर्व और 1862 ईसा पूर्व में कर्नाटक राज्य के गुलबर्ग जिले में स्थित सोरापुर दोआब क्षेत्र की महापाषाण कब्र स्मारक के उत्खनन का विवरण प्रकाशित किया है। पुरातत्वविद अलेक्जेंडर री ने 1899 से 1905 ईस्वी के बीच तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में ताम्रपाणी नदी के तट पर स्थित आदि चन्नूर तथा 1904 ईस्वी से 1908 ईस्वी के बीच पेरुम्बर में महापाषाण स्थल का उत्खनन किया है। पुरातत्वविद मार्टिन हीलर ने 1947 ईस्वी में कर्नाटक राज्य के चित्रदुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी का उत्खनन कराया है। महापाषाण युगीन संस्कृतियाँ। महापाषाण से तात्पर्य उस काल से जब मृतकों को आबादी क्षेत्र से दूर कब्रिस्तानों में पत्थरों के बीच दफनाया जाता था। दक्षिण भारत में दफन करने की इस तरह की जानकारी बड़ी संख्या में निम्न स्थानों जैसे महाराष्ट्र नागपुर के पास, कर्नाटक मास्की, आंध्र प्रदेश नागा अर्जुनकोंडा, तमिलनाडु आदि चनालूर और केरल में पाई गई हैं। प्रमुख ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ। नंबर 1 संस्कृति अवधि क्षेत्र। नंबर 1 आहार संस्कृति 2800 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व राजस्थान की उदयपुर। नंबर 2 कायथा संस्कृति 2400 से 1700 ईसा पूर्व चंबल नदी के क्षेत्र। नंबर 3 सालवदा संस्कृति 2300 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व महाराष्ट्र की धुलिया। नंबर 4 प्रभास संस्कृति 2000 ईसा से 1400 ईसा पूर्व गुजरात का तटीय क्षेत्र। नंबर 5 मालवा संस्कृति 1900 से 1400 ईसा पूर्व नर्मदा नदी क्षेत्र। नंबर 6 रंगपुर संस्कृति 1700 से 1400 ईसा पूर्व गुजरात का तटीय क्षेत्र। नंबर 7 जोरवे संस्कृति 1500 से 900 ईसा पूर्व महाराष्ट्र का दहमाबाद व इनाम गांव। भौतिक संस्कृति बर्तन। कब्रों की खुदाई से प्राप्त बर्तन काले एवं लाल मृदभांड हैं। विशिष्ट बर्तनों में चिचली, तस्तरी, प्याले, गहरे प्याले जो कि गोल आधार वाले तथा कोण के आधार वाले हैं। ठन के ऊपर दस्ता अथवा घुंडी वाले ढक्कन थे। बर्तन रखने के गोलाकार स्टैंड तथा गोल आधार वाले पानी के बड़े मटके हैं। लोहे एवं अन्य धातुओं की वस्तुएं। महापाषाण युग के सभी स्थल विदर्भ मध्य भारत में नागपुर के समीप जूनापनी से लेकर दक्षिण में आदि चानालूर तक लगभग 1500 किलोमीटर के क्षेत्र में लोहे की वस्तुएं समान रूप से पाई गई हैं। लोहे की विभिन्न प्रकार की वस्तुएं। चपटी लोहे की कुल्हाड़ियाँ जिसमें पकड़ने के लिए लोहे का दस्ता होता था। उभरे हुए चपटे किनारे के विभिन्न फावड़े, बेलचे, खुर्ची, कुदाले, हंसिए, फरसे, फन, संबल, बर्छे, छुरे, छेनी अथवा बसुले, तिपाहियाँ, बर्तन के स्टैंड, तस्तरियाँ, लटकाने वाले लैंप, कटारे, तलवारें जिनमें से कुछ के दस्तों में कांस्य के आभूषण जड़े हैं। तीर के फल तथा बर्छे के फल जिनके पात्र खोखले हैं। विशेष अवसरों के लिए सीप, जड़ी कुल्हाड़ियाँ, लोहे के त्रिशूल आदि हैं। धातुओं की अन्य वस्तुओं में सबसे अधिक संख्या में ताम्र एवं
कांस्य की घंटियाँ पाई गई हैं जो कि घोड़े अथवा गाय बैलों की घंटियों के रूप में इस्तेमाल की जाती रही होंगी। सोने अथवा अर्ध बहुमूल्य पत्थरों मनके भी इन स्थानों से मिले हैं। समाधान विधियाँ। नंबर 1, आंशिक समाधान। महापाषाण संस्कृतियों में अधिकांशतः मृतकों का आंशिक समाधान मिलता है। दक्षिण भारत में मिले अधिकांश कब्रों में वयस्कों की केवल कुछ चुनी हुई हड्डियों को दफनाने के प्रमाण मिले हैं। नंबर 2, पूर्ण समाधान। नागा अर्जुनकोंडा, मास्की, आदिन, चन्नू आदि से पूर्ण समाधान के भी उदाहरण मिले हैं। पूर्ण समाधान में मृतकों को पूर्व पश्चिम क्रम अर्थात सिर पूर्व की ओर और पैर पश्चिम की ओर कर दफनाया जाता था। मृत बच्चों को प्रायः पूर्ण रूप से बड़े घड़ों कलश में भरकर दफनाया जाता था, जिसे कलश समाधान कहा जाता था। अंत्येष्टि सामग्री। अंत्येष्टि सामग्री के रूप में मिट्टी के बर्तन, लोहे के उपकरण आदि मिले हैं। अंत्येष्टि सामग्री या तो कब्र में शव के साथ रखी गई है या कब्र के बाहर स्मारक के पास रखी गई है।